isn't it? क्यों? Why we cannot load directly into the tank with 21% oxygen? Anybody? हाँ जी बोलिए बच्चे बोलिए। अभी आपका नया टैंकर है, आप लोडिंग के लिए जा रहे हो, so can we go with the absolutely fresh air inside the tank and can we start loading? No idea? No sir, we won't do that. नहीं sir, we can't start loading क्यों नहीं करेंगे? directly without inerting the tank. क्या रीजन है उसका with respect to this flammability diagram? सर LFL रीच हो जाता है। Flammable. या सो बेसिकली अभी यही हमने स्टडी किया है इट कि आपका ये एटमॉस्फेयर था 21%। अब सीधा अगर आप इसमें तेल डालोगे तो क्या होगा? यू आर कमिंग इनटू दिस एनवेलप, आपका टैंक का एटमॉस्फेयर इस लाइन पे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? चाहे वो यहाँ पे आए, चाहे यहाँ पे आए, चाहे यहाँ पे आए, चाहे थोड़ी ऑक्सीजन और भी कम की, तब भी you are within this envelope, which we don't want. So we don't want the tank atmosphere at any time to come into this range. So what we do? Yes sir, इनर्ट गैस डालेंगे, ऑक्सीजन मतलब स्टार्ट के हिसाब से 11% के करीब होना चाहिए कि फ्लेमेबल रेंज में ना आए, लेकिन क्या कहते हैं इस गॉड के हिसाब से 8% और कंपनी की पॉलिसी रहती है कि 5% से नीचे रहे ऑक्सीजन, उसके बाद ही लोडिंग वोडिंग स्टार्ट करें। चलो ठीक है, तो आपने सेफ्टी से पढ़ लिया कि ये तो चलो आपकी रिक्वायरमेंट है कि सेफ्टी के लिए अब मैं इनर्टिंग कर रहा हूँ तो मैं कौन सी लाइन पे जा रहा हूँ। इस डायग्राम में आप जब इनर्ट गैस अपने टैंक में डाल रहे हो तो विच लाइन यू आर फॉलोइंग? यही वाली, ये नीचे वाली ए से। अब आप रिवर्स जा रहे हो ना, आपके पास 21 एटमॉस्फेयर है, आप ए पे हो तो आप ए से वापस इस लाइन पे जा रहे हो, इजंट इट? तो अभी आपने ऑयल तो डाला नहीं, हाइड्रोकार्बन तो ऊपर इंक्रीज होगा ही नहीं। सो बेसिकली ए टू ये ओ कह लीजिए आप, चाहे इसको चाहे आप ओ कह लीजिए, जो भी पॉइंट कहते हो, 0 है तो इसको भी आप एक पॉइंट दे दीजिए, इजंट इट? सो यू आर बेसिकली कमिंग ऑन दिस लाइन। क्यों? कि मैं इनर्ट गैस डाल रहा हूँ, ऑक्सीजन कंटेंट को कम कर रहा हूँ सिर्फ, तेल तो डाल नहीं रहा। अगर तेल डालूंगा तब तो हाइड्रोकार्बन भी ऊपर आ जाएगा, फिर तो ये लाइन ऐसे ऊपर जानी शुरू हो जाएगी। सो इनर्टिंग के टाइम में दिस इज बेसिकली योर इनर्टिंग लाइन। अगर आप पूछिए तो ए से ओ की तरफ, आई एम जस्ट रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कंटेंट बाय द इंट्रोडक्शन ऑफ inert gas, isn't it? So how nicely you can easily explain to anybody, यार इनर्टिंग होती क्या है? कि यार इनर्टिंग इज दिस, इनर्टिंग विल कीप द वेपर एयर मिक्सचर आउटसाइड द फ्लेमेबल रेंज। कितना टेक्निकल पॉइंट है, तो सब समझ जाएंगे यस दिस गाय नोज थॉरोली कि हाँ यार टेक्निकली वो कर क्या रहा है कि एटमॉस्फेयर को मैं डायरेक्टली, इसलिए वी आर नॉट लोडिंग, सो वी बेसिकली इनर्ट द टैंक्स। इनर्ट मीन्स वी रिमूव द ऑक्सीजन, एंड अब आपने ऑक्सीजन रिमूव कर दी है, 8% पे ले आए हो, एंड नाउ वी स्टार्ट लोडिंग द ऑयल। क्या होगा? यू आर स्टिल आउटसाइड दैट एनवेलप। अब चाहे उसको कितना भी इंक्रीज होने दीजिए हाइड्रोकार्बन को, आप फ्लेमेबल एनवेलप में नहीं आते। आप अलेज लीजिए, डिपिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, सो यू आर स्टिल विद इन द, जहाँ पे एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन ही नहीं है, इग्निशन कंबस्टन हो ही नहीं सकती। सो दिस इज बेसिकली इनर्टिंग। नाउ इनर्टिंग ऑफ लोडेड टैंक्स with respect to flammability diagram. Inerting of loaded tanks. Now it is evident from the flammability diagram that as the inert gas is added to the hydrocarbon content, अब मेरा tanks जो है loaded हैं, the flammability range progressively decreases until the oxygen content reaches 11%. जब हम लोडिंग कर रहे हैं तब हम इनर्ट गैस, ऑक्सीजन सब कुछ उसमें से निकाल रहे हैं, बिकॉज वो सारा का सारा इट इज रिप्लेस्ड बाय द हाइड्रोकार्बन। Now as the inert gas content increases, the flammable limit mixture changes as indicated on CE and D. So as in already inerted tank, the gas air mixture will follow typical path from F to H while remaining outside the flammable envelope. Now inerting empty tanks, full tanks को तो inert करने की आपको जरूरत नहीं है, sometime होती है कि yes you go top up, जिसे हम inerting नहीं कहते, we call it topping up, कि fully loaded है, उसके अंदर जो वेपर स्पेस है ऊपर, सडनली रात को टेम्परेचर कम होता है, ऑयल कॉन्ट्रैक्ट करता है, सो देयर इज अ चांसेस ऑफ वैक्यूम। सो आपका जो वेपर प्रेशर है, जो वेपर्स हैं एम्प्टी स्पेस में, वहाँ पे अलार्म आना शुरू हो जाएगा, लो आईजी प्रेशर दिखाना शुरू कर देगा।
सो लो प्रेशर है उसको हम इंस्टेड की द वैक्यूम डेवलप हो या इट सक्स द टैंक स्टार्ट सकिंग द एटमॉस्फेयर, वी अगेन पुट द IG. सो हम इसके बाद देखेंगे. सो इनर्टिंग ऑफ एम्प्टी टैंक्स विद रिस्पेक्ट टू फ्लेमेबिलिटी डायग्राम. व्हेन इनर्टिंग एम्प्टी टैंक्स, so tanks that are gas free, inert gas is introduced through the distribution system while venting the air inside the tank to the atmosphere. This is what we do, and this operation is continued until the oxygen content throughout the tank is not more than 8% by volume. So air IG mixture will follow x-axis, oxygen axis, from 21% value to another value under 8%. आ गया ना. तो अगर आपको पूछे कि इनर्टिंग लाइन कौन सी है, कि ये वाली लाइन है, फ्रॉम A टू आप x एक्सिस की लाइन पे वापस जा रहे हो टिल 8%. वो तक नहीं हम जाएंगे, जीरो नहीं करेंगे, हम बीच में रुक जाएंगे. सो दिस इज बेसिकली द इनर्टिंग. द इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस टू अ टैंक दैट इज ऑलरेडी इन इनर्ट कंडीशन, टॉपिंग अप. सेम थिंग जो मैंने आपको बताया कि समटाइम द प्रेशर रिड्यूसेस, तो उसको इंक्रीज करने के लिए व्हाट वी कॉल द टॉपिंग अप, कि हम IG जनरेटर या IG शुरू करते हैं. आपका लो प्रेशर या लो प्रेशर अलार्म अगर आता है, so we fill up the tank with little bit of IG so that there is no vacuum developing. Gas free. नेक्स्ट आ गया गैस फ्री. ठीक है, ये तो हमने नया टैंकर था उसको आ गया, उसको इनर्ट किया, उसमें से ऑक्सीजन की, उसमें तेल लोड किया, सब कुछ करके हमने कर दिया. अब वापस सेम प्रोसेस किया, मेरे को टैंक की इंस्पेक्शन करनी है, जाना है, तब हम क्या करेंगे. So gas freeing is basically a process of introduction of fresh air into the tank in order to bring up the oxygen level to 21%, and at the same time reducing the content of other toxic gases to acceptable minimum level, 1%, 10% of LEL. ठीक है, जो भी acceptable है वहाँ तक हम HC content को भी reduce करना चाहते हैं. So gas freeing is a process of creating normal atmospheric conditions inside the tank wherein oxygen level is 21%. तो ये आप दूसरा प्रोसेस है. क्यों हो सकता है इंस्पेक्शन करनी है, रिपेयर करनी है, जाना है, कुछ भी करना है, टैंक में जाना है, तो उसको हम गैस फ्री करेंगे. तो उसके लिए प्रोसेस क्या, पर्जिंग इज डन प्रायर टू गैस फ्री टू कीप आउट ऑफ द फ्लेमेबल एनवेलप. सो उससे हम सारी की सारी ऑक्सीजन HC जो भी है उसको रिमूव करते हैं. सो व्हेन इनर्ट गैस मिक्सचर सच एज दैट रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट F इज डाइल्यूटेड बाय एयर, its composition moves along the line FA. So FA हमने देखा ये तो ठीक नहीं है. And enters the shaded area of flammable mixture. This means that all the inert mixtures in the region above GA critical dilution line pass through the flammable condition. So ये तो ठीक नहीं है. So however, since purging is done prior the gas freeing, that means the mixture composition moves from F to H. So हम पहले ये जो point था आपके ग्राफ में, उसको मैं नीचे लेके आता हूँ by purging, F से H पे. And thereafter when fresh air is introduced, dilution line will remain below the critical dilution line GA and will not enter the flammable envelope. So this is your gas freeing. अगर आपको क्वेश्चन आता है कई बार explain the gas freeing with respect to flammability diagram, or explain the flammability diagram and explain inerting and gas freeing with respect to flammability diagram, I think very easily you can explain कि भाई फ्लेमेबिलिटी में गैस फ्रीइंग में क्या कर रहा हूँ और इनर्टिंग में मैं क्या कर रहा हूँ. पर्जिंग इज व्हाट, पर्जिंग अगेन कि आपने इनर्टिंग देख लिया. पर्जिंग अगेन इज द इंट्रोडक्शन ऑफ इनर्ट गैस इनटू अ टैंक विच इज ऑलरेडी इन इनर्ट कंडीशन. अब आपका टैंक ऑलरेडी इनर्ट कंडीशन में है, 8% पे है, 9% पे है. यू वांट टू डू द क्रूड ऑयल वॉशिंग और यू वांट टू डू एनीथिंग, यू वांट टू रिड्यूस द O2 content further down. So उसे हम पर्जिंग कहते हैं. The object is to further reduce the content of oxygen and or hydrocarbon volume. पर्जिंग अब HC अगर ज़्यादा, हाइड्रोकार्बन ज़्यादा है, वो 2% है, 3% है, उसको भी कम करना है, वो भी इतना है, आई कैन नॉट एंटर द टैंक, तो उसके लिए भी मैं पर्ज करूँगा. पर्ज मीन्स टू टेक आउट द वेपर्स फ्रॉम इनसाइड द टैंक बाय मीन्स ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ IG. Purging also can be called as dilution with additional inert gas. तो purging with respect to flammability diagram वो भी हमने देख लिया है कि F से H पे लेके आना है and then you move, that is basically your the purging का पता. अब आ जाते हैं आपके गैस मीटर यूज्ड ऑन ऑयल टैंकर्स. तो गैस मीटर जो हैं आपने यूज़ किए होंगे
एक्सप्लोसीमीटर, टैंक स्कोप, ऑक्सीजन एनालाइजर या ड्रैगर ट्यूब्स. सो दीज आर द इक्विपमेंट्स विच इज यूज्ड. तो इसकी थोड़ी सी इसको भी हम देख लेते हैं. इक्विपमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग हाइड्रोकार्बन गैसेज अप टू 100% LEL. Now, how much is 100% LEL? By volume कितना होगा? By volume how much will be the gas? 1%. Very right. So LEL 1% means it is 100%. आपका जो स्केल है उस पर मैं 0 से 100% लिख देता हूँ LEL में. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम कहते हैं कैटालिटिक फिलामेंट कंबस्टिबल गैस इंडिकेटर या फ्लेमेबल गैस या एक्सप्लोसीमीटर जिसे हम कहते हैं, उसका जो स्केल है that is basically calibrated in terms of LEL 0 से 100% तक. अगर 100% भी अगर आपके पास वो पॉइंटर दिखाता है that means the gas is 1% by volume. So this meter relies on the presence of oxygen. इसको ऑक्सीजन चाहिए minimum 11% to operate efficiently, and for this reason flammable gas monitor should not be used for measuring hydrocarbon gas in inert atmosphere. अब मैंने तो टैंक को एटमॉस्फेयर इनर्ट किया, उसके अंदर इनर्ट गैस ऑक्सीजन मैंने कम कर दी. अब ये जो आपका एक्सप्लोसीमीटर है बेसिकली इसका प्रिंसिपल क्या है? If you see the operating principle क्या है इसका? The sensing element of this indicator is a catalytic metal filament heated by electric current. So इसके अंदर फिलामेंट है जिसको बैटरी से बैटरी चार्ज से that element is heated and इसका स्केल is in terms of percentage of LEL, FL, LFL. Now when the mixture of hydrocarbon gas with air is drawn over the filament, अब जब आपने इसके अंदर गैस जो सक की है टैंक में से, वो जब उस एलिमेंट के ऊपर से पास करेगी, फिलामेंट के ऊपर से पास करेगी, it will start burning. The gas gets oxidized because it's a element is heated up. अब ये जब गैस ऑक्सीडाइज होगी when it starts burning, it will change the उसकी रेजिस्टेंस को चेंज कर देगी एलिमेंट की. So and the change of the resistance provides a measure of concentration of hydrocarbon gas in the mixture. So the difference in temperature compared to the compensator element is shown as on the element. So basically ये आपका इंस्ट्रूमेंट है दिखता है. This is given from 0 to 100%. So 10% तक उसने ग्रीन है कि 10% तक होनी चाहिए. 10% of LEL is 0.1% by volume. तो ये इंस्ट्रूमेंट वेरी सिंपल टू यूज. ये आपका एस्पिरेटर है, ये आपकी ट्यूब है, इसको आप टैंक में डालिए, एस्पिरेट कीजिए, गैस इसमें से आएगी, फिलामेंट में जाएगी, ऑक्सीडाइज होगी, उसका टेम्परेचर चेंज होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी. व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंगली आपकी डिफ्लेक्शन जो है वो इसमें कन्वर्ट की जाती है. अब सपोज अगर आपकी गैस जो है 1% से ज़्यादा है, दिस इज 1% बाय वॉल्यूम 100% LEL, तब आपको कैसे पता लगेगा? अब ये तो इंस्ट्रूमेंट 0 से 100 तक दिखा रहा है, isn't it? 100% LEL means 1%. सपोज गैस ज़्यादा है, तब कैसे मेरे को पता लगेगा? What will happen? ये जो आपका इंडिकेटर है, it will go up to 100% and then it will jump back to 0. तो इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, जैसे आप गैस एस्पिरेट करते हो कि if it goes and touches 100 and then jumps back to 0, so do not think that there is no gas, that means 0. That means the gas is more than 100% LEL. So इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये भी ध्यान रखना. सेकेंड, ये इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर सकते हो जहाँ पे आपके टैंक में ऑक्सीजन इज 11% या मोर देन 11%, बिकॉज इसकी जो गैस है उसके साथ ऑक्सीजन भी होनी चाहिए, तभी वो बर्न करेगी. इफ देयर इज नो ऑक्सीजन इन दैट मिक्सचर, गैस एयर मिक्सचर जो आपने इसमें एस्पिरेट किया है, ये इंस्ट्रूमेंट कैनॉट बी यूज्ड. सो बी वेरी केयरफुल. दिस इज व्हाट इज रिटन इन द बिगिनिंग कि दिस मीटर रिलाइज ऑन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू ऑपरेट एफिशिएंटली, and for this reason the flammable gas monitor should not be used for in the inert atmosphere. तो उसके लिए हम बेसिकली दूसरा, तो ये तो इसका प्रिंसिपल है. दिस इज बेसिकली अ व्हीटस्टोन ब्रिज, बैटरी दी हुई है, एंड दिस इज द सेंसिंग एलिमेंट, एंड दिस इज द कंपनसेटर एलिमेंट. इसके ऊपर से जब गैस पास करेगी इट विल बेसिकली ऑक्सीडाइज, इसको और गर्म कर देगी, एंड ये एलिमेंट की रेजिस्टेंस चेंज होगी विच विल बी डिफ्लेक्टेड इन द मीटर. एंड इस डिफ्लेक्टर को वापस मेजर करने के लिए यू गॉट द कंपनसेटर एलिमेंट. कि पहले दोनों सेम थे तो नील डिफ्लेक्शन थी, अब इसकी रेजिस्टेंस चेंज हो गई तो डिफ्लेक्शन आ गई, उसको आप स्केल पे देख लेते हैं.
So this is basically your explosimeter. Measurement procedure क्या है इसका? Detailed instructions from the manufacturer should be followed. The instrument is initially set at 0 with fresh air. Sample is drawn into the meter by means of rubber aspirator bulb, and the reading is taken when the pointer has ceased to rise on the scale. तो slowly increase होता है, जब वो steady हो जाता है तब हम उसकी reading पढ़ लेंगे. So during operation, important to check instrument and sample lines for leakage. ये नहीं कि atmosphere ही suck कर रहा है तो आप देखिए जी है नहीं, गैस ही नहीं है. Since the ingress of air would dilute the sample, giving false readings. The response of the instrument to concentration higher than 100% is that the needle initially deflects to maximum on the scale and then falls back to a reading near 0. तो इस चीज के लिए continuous observation of the needle is necessary to avoid overlooking this kind of response. Instrument checks, maintenance procedure requires following checks: zero check, span check, battery check. Calibration kit is available on board. It includes mixture of hydrocarbon gas in air. तो ये सारा आपके पास स्पैन गैस भी दी होती है. उसको रेगुलरली आपने देखा होगा जिन्होंने टैंकर पे काम किया चीफ ऑफिसर के साथ, क्योंकि मंथली चेक आपके रहते हैं, आप उसको कैलिब्रेट भी करते हो. Filters must be clean at intervals set by manufacturer. The instrument should be sent ashore for shore calibration, normally every once in a year. So you send it for shore calibration. उसका सर्टिफिकेट आता है, उसको भी आपने संभाल के रखना tomorrow when you become chief officer. अब दूसरा आ गया कि हाँ यार अब मेरे टैंक्स तो इनर्टेड हैं, तो उसके लिए उसमें कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करें जो मेरे को गैस कंटेंट बता देगा कि गैस कितनी है इनर्ट कंडीशन में. So there the instrument is called tank scope. Tank scope is a device used for measurement of hydrocarbon gas content in a sample of given atmosphere. And this instrument is meant for measuring the hydrocarbon vapor in inerted atmospheres. So naturally, अब जो मेरा atmosphere है वो basically most of the time it is inerted. ऑक्सीजन तो उसमें हमने कम रखी हुई है 5%, 6% या 8%. सो आपका जो एक्सप्लोसिमीटर है वो तो उसमें करेक्ट रीडिंग नहीं देगा. सो द रीडिंग इज ओनली इन परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द हाइड्रोकार्बन वेपर. सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एज सेंसिटिव एज एक्सप्लोसिमीटर. तो इसमें क्यों है कि जो रीडिंग है वहाँ पे वो LEL में दे रहा था, isn't it? LEL as it is 100% LEL is 1%. So 90% LEL is 0.9% by volume. 80% is 0.8. So 10% पे अगर आता हूँ तो 0.1%. So how accurately that instrument give me? यहाँ पे हो, he is giving me in terms of percentage of volume. 1% by volume, 2% by volume, 3% by volume. But of course nowadays you have the different instruments तो जिसमें दोनों combined है. टैंक स्कोप भी है और एक्सप्लोसिमीटर भी है, और मल्टी गैस डिटेक्टर्स. सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉट एज सेंसिटिव बिकॉज इसका स्केल जो है थोड़ा लार्ज है. तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है. इसमें अगेन आपका छोटे से बड़ा स्केल है, बड़े से अगर 100% है देन यू कम टू द 20% स्केल कि 0 से 20. सो बाय वॉल्यूम वो कितनी परसेंट आपकी गैस है वो आपको दिखा सकता है. इसका ऑपरेटिंग प्रिंसिपल थोड़ा सा अलग है कि सेंसिंग एलिमेंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज नॉन कैटालिटिक हॉट फिलामेंट. इट वर्क्स ऑन सेम प्रिंसिपल बट as that of explosimeter except the gas does not oxidize inside the sample chamber, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन तो है ही नहीं. So there is an alteration in the temperature of the heated filament due to composition of the surrounding gas. So surrounding gas की जो composition है उसमें कितना हाइड्रोकार्बन है, कितनी परसेंट हाइड्रोकार्बन है, कितनी ऑक्सीजन है, उसके अकॉर्डिंगली उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज होगा. So थोड़ा सा इसका जो सेंसिंग एलिमेंट है वो अलग टाइप का है, बाकी प्रिंसिपल उसका सेम है. एंड इट बेसिकली डिटर्मिन्स द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द फिलामेंट एंड हेंस इज टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस चेंज. तो जैसे वो गैस इंट्रोड्यूस होगी तो उसका जो टेम्परेचर है वो गैस अकॉर्डिंग टू द गैस द टेम्परेचर बेसिकली वेरीज. तो उसके अकॉर्डिंगली उसने उसी तरह से उसके स्केल को व्हीटस्टोन ब्रिज पे चेंज कर दिया. So change is the resistance of the sensor filament is shown by deflection on the meter. So meter gives a direct reading of percentage volume of the hydrocarbon. इसके लिए caution क्या है? It is not affected by gas concentration in excess of its working scale.
the instrument reading goes off the scale and remains in this position as long as the filament is exposed to rich gas mixture. So जितनी भी concentration है, ये तो है नहीं कि maximum पे जाके 0 पे आ जाएगा, no. 20%, 30% जितनी भी है उससे ज़्यादा तो होगी, तो इसकी जो नीडल है वहीं पे रहेगी. So this is again better. जैसे मैं रीडिंग लेता हूँ, so I know कि how much is the हाइड्रोकार्बन इनसाइड बाय वॉल्यूम. मेजरिंग प्रोसीजर इसका भी वही है. एंश्योर जीरो चेक, स्पैन चेक, वोल्टेज, बैटरी में पावर है उसमें. सैंपल इज ड्रॉन इनटू द मीटर एंड व्हेन द मीटर पॉइंटर कम्स टू रेस्ट, मैं उसकी रीडिंग ले लेता हूँ. अब आपके आगे कॉम्बिनेशन HC डिटेक्टर मीटर्स. यार ये अलग अलग तो हैं, कौन इसको यूज़ करता रहेगा. तो देयर आर चांसेस ऑफ मेकिंग मिस्टेक की है. टैंक स्कोप की बजाय आप एक्सप्लोसिमीटर ले गए, आपने रीडिंग पढ़ ली एंड यू थिंक इट इज़ गिविंग अ फॉल्स रीडिंग्स, बट यू इमेजिन कि यार वहाँ पे कुछ नहीं है, गैस नहीं है, एंड यू एंटर द टैंक, सो एनीथिंग कैन हैपन. सो इस चीज़ को बचाने के लिए उन्होंने सम ऑफ दिस मॉडल्स लाइक दिस फ्रॉम RK इंस्ट्रूमेंट्स, राइकेन केकी, जापानीज इंस्ट्रूमेंटर. आई थिंक मोस्ट ऑफ द टाइम वी ऑल्सो यूज टू यूज दिस राइकेन केकी. So actually combines two detection methods in a single device. So ये जो combination type है ज़्यादा अच्छा है, much better. So आपको इसके ऊपर दोनों इंस्ट्रूमेंट, दोनों एटमॉस्फेयर में, चाहे इनर्ट है चाहे दूसरा है, इसमें आप इसको यूज़ कर सकते हो. So they have a portable hydrocarbon gas indicator which uses the catalytic detection principle and up to LEL 0 to 10% of LEL and 0 to 100% LEL. So इसके स्केल भी उसने उसी तरह से रखे. And they also have a thermal conductivity indicator which uses cooling effect of the hydrocarbon gas to produce reading, जो आपकी टैंक स्कोप करता है. टैंक स्कोप is basically same. It basically uses the cooling effect, temperature change जो है उसका एलिमेंट का करता है to produce reading up to 100% volume. फिर उसमें 100% का स्केल है, फिर 0 to 20 एंड देन 0 to 100% बाय वॉल्यूम. छोटा स्केल भी है, बड़ा स्केल भी है. तो कोई भी रीडिंग जो है आप उसको पहले बड़े स्केल पे रखिए. अगर आपको 20 से कम है फिर मैं छोटे स्केल पे ले आता हूँ. सो बोथ डिटेक्शन मेथड्स एम्प्लॉय व्हीटस्टोन ब्रिज मेजरमेंट प्रिंसिपल एंड यूज द सेम बैटरीज, मीटर्स एंड सैम्पलिंग सिस्टम. बाकी सब सेम है. अंदर जो उसका जो एलिमेंट है, जो सेंसर है, वो थोड़े से अलग होते हैं. अब कंबाइंड वालों का जो मेजरिंग प्रोसीजर है, मेजरिंग वॉल्यूम रेड स्केल. तो पहले ऊपर रेड स्केल होगा, टर्न द स्विच टू 100% वॉल्यूम. सो 100% मैक्सिमम पे देखूंगा कितना आता है. 20 से कम आता है. स्टार्ट मेजरिंग अंटिल द नीडल इंडिकेट्स लेस देन 20%. सो अगर 20% से लेस आता है देन आई टर्न द स्विच टू 20% वॉल्यूम. फिर उसी को बेसिकली क्या कर रहे हैं, एनलार्ज कर रहे हैं. 0 to 100 था, दूसरा स्केल 0 to 20 आ गया, तो स्केल भी बड़ा हो गया. सो आई कैन इजीली मेक आउट एंड कंटिन्यू मेजरिंग. एंड व्हेन द मेजरमेंट इज बिलो 1%, फिर उसमें LEL स्केल भी दे दिया उसने. सो ऑफ कोर्स टुडे, आज तो ऑफ कोर्स देयर आर मैनी मच हायर टेक्नोलॉजी के हैं, बट एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द शिप्स इफ यू हैव दिस टाइप ऑफ, सो उसको भी मेजर करना 100%. आपको वॉल्यूम से भी पता लग रहा है एंड कहीं पे वो डाउट नहीं है कि नीडल जो है मैक्सिमम पे जाके 0 पे आ जाएगी. सो यू नो द एग्जैक्ट कंटेंट ऑफ योर टैंक. कितना हाइड्रोकार्बन है, कितना टाइम आपको इनर्टिंग में लगेगा, कितना टाइम पर्जिंग में लगेगा, isn't it? So everything works on the time. So you also know, but अगर आपने इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए हैं, नहीं किए, टुमारो यू गॉट टू टेक वेरी गुड केयर. अगर आपने इनकी केयर नहीं की देन दे विल नॉट टेक केयर ऑफ यू. सो प्लीज दीज इंस्ट्रूमेंट्स द कंपनी गिव्स यू, ये नहीं है कि आपके नहीं है, पर्सनल नहीं है. सो यू शुड कंसीडर एज इफ इट बिलोंग्स पर्सनली टू यू. एंड क्योंकि ये आपकी लाइफ सेवर्स है. इफ यू आस्क मी, बिलीव मी, आई यूज्ड टू कीप देम एब्सोल्युटली लाइक कि नहीं यार, बिकॉज ये जो रीडिंग बताएगा उसके ऊपर ही हमारी लाइफ डिपेंडेंट. इफ इट गिव्स द रॉन्ग रीडिंग, अगर मैं उसको इधर से उधर फेंकता हूँ, कल को ये रीडिंग तो देगा. हाउ डू आई नो इट्स करेक्ट और नॉट? तो इसके लिए जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं शिप पे, दे आर फॉर आवर हेल्प, फॉर आवर मेकिंग आवर लाइफ कंफर्टेबल. अगर हम उनका यूज़ जो है ठीक तरह से नहीं करते
we only suffer. So measuring percentage LEL, which is a black scale, turn the switch to 100% LEL and start measuring until the needle indicates less than 10%. Then turn the switch to less than 10% for measuring below 10%. कितने उसने स्केल आपको इसमें दे दिए कि how to use this up to even less than 10% also. So ये बहुत अच्छी, this is the best thing if you see. Combined वाले का नहीं. So these are the basically these type of scales are there. Red scale up to 100. फिर उसमें नीचे वाला स्केल अप टू 20. अगर आप टर्न करते हो यू हैव टू रीड ऑन दिस स्केल एंड देन यू कम टू बेसिकली ब्लैक वाला इज LEL स्केल. सो LEL 100% और ये नीचे वाला अगेन जो है हाँ जी. सो नीचे वाला स्केल आपका लेस देन 10% LEL है. फिर आपको ये स्केल रीड करना. सो इट गिव्स यू वेरी एक्यूरेट रीडिंग. नथिंग, ओनली नॉब को आपने चेंज करना. This knob you keep on changing. Red side and LEL side. ये देखिए इसमें लिखा है by volume of 100%, 20%. And similarly this is percentage of LEL. अगर मैं LEL जाता हूँ 100% LEL and ये 10%. So कितना how beautifully this equipment is made. So आपके पास एक confirm data है यहाँ यार मेरे टैंक के अंदर क्या है. एंड देन डेफिनेटली बिकॉज वी आर प्लेइंग विद लाइफ, अगर उसमें गैस ज़्यादा हुई वैसे तो ऑफ कोर्स इफ़ यू गो यू स्टार्ट इनहेलिंग द गैस, क्रूड ऑयल की गैस, तो आपको शुरू में इमीडिएटली यू कम टू नो देयर इज़ अ गैस. हाँ, थोड़ी देर के बाद नहीं पता लगेगा बिकॉज वंस यू स्टे इन दैट एटमोसफियर देन यू डोंट कम टू नो. फिर आप इम्यून हो जाते हो, फिर आपकी सेंसेस गैस को डिटेक्ट नहीं कर सकती. बट फ्रेशली यू एंटर अ टैंक देन यू कैन मेक आउट. चलो, आई होप यहाँ तक ऑल क्लियर टू एवरीवन. हमने कहा था भाई बंद कर दो. कर दिया. जाफरी आई थिंक ईद मना रहे हैं. प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए. चलो कोई बात नहीं, हो जाता है. व्हेन यू स्टार्ट टॉकिंग तो भूल जाते हैं कि माई कौन है. चलो, ये तो थे आपके एक्सप्लोसिमीटर, कॉम्बिनेशन डिटेक्टर्स एंड इनका स्केल, कौन सा स्केल है, कैसे उसको यूज़ करना है. नेक्स्ट इज योर ऑक्सीजन एनालाइजर. ऑक्सीजन एनालाइजर इज अगेन इम्पॉर्टेंट डिवाइस. आजकल ये सब शिप्स पे हैं, नॉट ओनली ऑन टैंकर्स. सो बेसिकली इट गिव्स यू हाउ मच इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन. तो ये तो आप किसी भी टैंक में जाते हो, चाहे बैलास्ट टैंक में जाते हो, चाहे ऑयल टैंक में जाते हो, ऑक्सीजन एनालाइजर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट अंदर एटमॉस्फेयर क्या है. आई डोंट नो, इवन आई एम गेटिंग द न्यूज़, चेकिंग विद पीपल, दे स्टिल से कि हाँ जी सर बैलास्ट टैंक में कुछ नहीं होता, चलो कोई नहीं चेक करता, ऐसे ही चले जाते. isn't it? बिकॉज अगेन कॉम्प्लिसेंसी. अरे मैं बहुत बार टैंक में गया, कुछ नहीं होता यार, चलो है. सो दो चीज़ें बच्चे याद रखना आपने, ठीक है. सो टुमारो नेवर टेक रिस्क, नेवर टेक अनड्यू रिस्क रादर आई विल से. कि इवन अगर आपने बैलास्ट टैंक में भी जाना है तो ठीक है, कीप इट ओपन, वेंटिलेशन, उसको वेंटिलेट होने दो. एक चीज़ याद रखना, आप जो काम कर रहे हो द अदर पीपल, टुमारो योर चीफ ऑफिसर जो आपके साथ कैडेट है, दूसरा है, वो वही चीज़ सीख रहा है. इसलिए घर में जैसा माँ बाप काम करेंगे बच्चा वैसा ही आगे वो भी वैसा ही बनेगा, isn't it? So if at your stage, if as a chief officer की स्टेज पे अगर आप ऐसा करते हो, so tomorrow you become a master, so you know that कि आपके चीफ ऑफिसर जो वो भी वैसा ही करने वाले जो आपने सिखाया उन्हें, and then you will not like it. फिर कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हो गया,
फिर आप दुनिया भर की कॉरस्पॉन्डेंस करते रह जाओ। Isn't it? So, जो चीज़ें ये बनी है रूल रेगुलेशन जो है वो हमारी सेफ्टी के लिए। आई नो इट टेक्स 5 मिनट्स 10 मिनट्स एक्स्ट्रा। कभी भी टैंक में जाना है तो इट इज़ वेल प्लान्ड। आल्सो ऑफ कोर्स आपका रिस्क असेसमेंट प्लानिंग एवरीथिंग इज़ वेल प्लान्ड बिफोर कि हाँ ये तो है नहीं कि सडनली हाँ वो इमरजेंसी की बात अलग है, बट एवरीथिंग इज़ प्लान। एनी टैंक इवन ऑन द टैंकर और ऑन द बैलेंस टैंक अगर आपने इंस्पेक्शन करनी है सो यू ऑल नो दैट। एंड अपना एक छोटा सा किट बना के रखिए जहाँ भी ये उसके साथ होना चाहिए। ऑक्सीजन एनालाइजर लेना है, ये लेना है, चेक करना है, उसके बाद टॉर्च लाइट कैमरा जो भी आपको चाहिए, एक प्रॉपर बैग्स। मैं नहीं कहता कि मैं ऐसे करता था, आई ऑल्सो लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि जाना है यार ऊपर नीचे कौन आएगा, एक ही बारी पहले एक प्लानिंग से जाओ, ये चाहिए होता है ठीक है। यू लर्न ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड आई एम टेलिंग यस जो भी ले जाना है एक ही बारी साथ लेके गए। इंस्ट्रूमेंट को भी डाल दिया, उसको पहले चेक कर लिया, ये नहीं है काफ़ी टाइम हमारे टाइम में आई रिमेंबर कैमरा लेके गए उसकी बैटरी है ही नहीं, नीचे फोटो ही नहीं हो रही, बैटरी इज डेड ड्रेन्ड। यू हैव द मैन पावर विद यू। पूरी प्लानिंग से जाइए, फिर काम करने में दिल भी लगेगा, अच्छा भी लगेगा एंड काम पे अकम्प्लिश भी होगा। काम कुछ किया नहीं, 4 चक्कर ऊपर से नीचे करते रहे, उसी में टाइम निकल रहा है। सो ऑक्सीजन एनालाइजर नॉर्मली यूज टू डिटरमिन वेदर एन एटमोस्फेयर इज इनर्टेड ऑक्सीजन लेस देन 8% और सेफ फॉर मैन एंट्री। 2 ही टाइम हम चेक करते हैं, गैस फ्री कर दें उसके बाद चेक करना है कि हाँ भी ऑक्सीजन लेवल कितना आया, एंड जब इनर्टिंग कर रहे हैं तब हमने देखना ऑक्सीजन लेवल कितना रिड्यूस हुआ। So 3 most common type of oxygen analyzer use the following sensors: paramagnetic sensor, electrolytic sensors and selective chemical absorption type. So most of the time we use this paramagnetic type. So जो भी आपके पास इंस्ट्रूमेंट है today you never know क्योंकि टेक्नोलॉजी is going, हर टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इंफ्रारेड सेंसर्स आर देयर, कोई अलग अलग बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई। तो सबसे मेन चीज़ है कि यस बट ये बेसिक हैं, यही टेक्नोलॉजी है, हमने उसका ज़्यादा वो नहीं डिटेल पढ़नी, हमें उसकी वर्किंग आनी चाहिए, उसका ऑपरेशन आना चाहिए, उसकी मेंटेनेंस आनी चाहिए, उसका कैलिब्रेशन चेकिंग यार ये जो दिखा रहा है ठीक है कि नहीं दिखा रहा। तो पैरामैग्नेटिक सेंसर जो हैं these meters work on the principle oxygen is strongly paramagnetic whereas most other common gases are not. So in this way the presence of oxygen can be determined in a wide variety of gas mixtures. So paramagnetic type of oxygen analyzer has a sample cell. So in this device a lightweight body is suspended in a magnetic field. So when a sample gas is drawn through the cell, the suspended body experiences a torque proportional to the magnetic susceptibility of the gas. अगर ये जो गैस है ऑक्सीजन है उसके अंदर ये पैरामैग्नेटिक क्वालिटी है तो ये उस बॉडी को डिफ्लेक्ट करेगी। अगर उसके अंदर पैरामैग्नेटिक नहीं है, अदर गैसेस हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है, इफ द टैंक में ऑक्सीजन इज लेस तो वो डिफ्लेक्ट ही नहीं करेगी। सो दिस इज अगेन दीज पीपल जिन्होंने बनाया आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च। An equal and opposite torque is produced by electric current passing through the coil wound around the suspended body. So equalizing current is the measure of magnetic susceptibility of the sample that is related with oxygen content. Simple है, आप इसका लिख सकते हो, this is the quality, this is what it is, and then procedure. मोस्ट ऑफ द टाइम हम वी ब्लाइंडली ट्रस्ट, हाँ ठीक है लास्ट टाइम यूज़ किया था ठीक है ऑन करो चलो, हाँ जी सर ठीक है 21%, whereas ऑक्सीजन अंदर 18-19% ही। सो बिफोर यूज एनालाइजर शुड बी कैलिब्रेटेड यूजिंग नाइट्रोजन फॉर अ जीरो चेक। सो जीरो चेक बेसिकली आपका कि आपका जो सैंपल है अंदर जो सेंसर है उसके अंदर कोई गैस नहीं होनी चाहिए, नो ऑक्सीजन, जीरो ऑक्सीजन। सो प्योर नाइट्रोजन नॉर्मली यू चेक, तो वो आपका जीरो चेक दे देगा कि यस। एंड देयर आफ्टर यूज फ्रेश एयर एट 21%। उसको आप जब फ्रेश एयर में देखोगे द नीडल शुड गो टू 21%। तो आपका स्पैन चेक भी हो गया। सो दिस इज व्हाट बेसिकली यूजिंग फ्रेश एयर एट 21% फॉर स्पैन चेक। अदरवाइज आपके पास अदर इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यू हैव द स्पैन गैस ऑल्सो, इजंट इट? सो देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैस व्हाट वी कॉल अ स्पैन गैस, जो इंस्ट्रूमेंट्स को कैलिब्रेट करती है। एचसी कंटेंट या आपके जो एक्सप्लोसिव मीटर या दूसरे मीटर्स हैं
उसकी कैलिब्रेशन के लिए भी यूज दैट गैस। सो जीरो चेक भी आपने कर लिया, नो गैस, एब्सोल्युटली नो गैस, नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन डाली। सो द मीटर जो है, जो इंडिकेटर है, दैट शुड शो यू 0। एंड ऑक्सीजन एनालाइजर के लिए आपको स्पैन गैस चाहिए नहीं, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज द बेस्ट स्पैन। 21% ऑक्सीजन तो इसमें है ही है। तो वो आपको रीडिंग दे देगा, जितनी भी है 20.9 या जो रीडिंग आएगी, दैट इज इंडिकेटिंग कि आपका जो सेंसर है अंदर वो ठीक काम कर रहा है। तो ये चीज़ बच्चे ध्यान रखना, कई बार ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये जीरो चेक क्या है और ये स्पैन चेक क्या है। सो जीरो चेक एंड स्पैन चेक आर बेसिकली चेकिंग द सेंसर की कैपेबिलिटी। कई बार सेंसर जो है उसके भी होता है कि उसके वर्किंग आवर्स हैं कि इतने वर्किंग के बाद, इतने चेक्स के बाद यू गॉट टू चेंज द सेंसर, फिर वो गलत रीडिंग देना शुरू कर देगा। So put the sampling hose in the test area, watch the meter, take reading after a few minutes. And when testing is over, remove the sampling hose from the test area, follow the instructions to and allow the instrument to draw in fresh air for a minute until the reading is steady on 20. So आपने basically किया क्या कि जो भी गैस आपने एस्पिरेट की थी, जो टैंक एटमॉस्फेयर था, आप उसको अपने सेल में से निकालना चाहते हैं। वेरी सिंपल इंस्ट्रूमेंट, रॉबस्ट भी है, सिंपल भी है, सिर्फ इसके थोड़ी सी चेक कि हाँ इसकी बैटरी ठीक है, जीरो चेक, स्पैन चेक जो है वो ठीक दिखा रहा है। मेंटेनेंस, फिल्टर शुड बी क्लीन, रिप्लेस्ड व्हेन एन इंक्रीज इन सैंपल प्रेशर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ रीजनेबल गैस फ्लो थ्रू द एनालाइजर। टैंक में से हम गैस कर रहे हैं, उसमें से कचरा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इट मे गो, इट मे डर्टी योर फिल्टर्स। फिल्टर क्या होती है? बेसिकली सॉर्ट ऑफ कॉटन टाइप, अगर आपने देखा हो, इट इज जस्ट अ वेरी थिन कॉटन, so it will allow that air to pass। बाकी जो particulate matter है वो उसको कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगी, वहीं रोक देगी। तो कोई महंगी चीज़ नहीं है और ना ही वो डिफ़िकल्ट है फिल्टर्स को क्लीन करना या रिप्लेस करना। The same effect is produced if the filter becomes wet due to insufficient gas drawing। so उसको रिप्लेस कर सकते। Normally you have these spare filters, या मंगा भी सकते। इवन उसके सेंसर जो हैं वो भी आप मंगाइए, नो नीड, वेरी इजीली ओपन एंड यू कैन चेंज। मैनुअल खोलिए, उसमें उसने बताया कैसे उसका सेंसर रिप्लेस करना। चलो अभी इस लेवल पे नहीं है, चीवोसर बनोगे तब ट्राई करना, अदरवाइज नो। चलो ये तो दूसरे टाइप के पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है। पर्सनल ऑक्सीजन मॉनिटर्स भी हैं, वेरी कॉमन, ड्राई डॉक में आप देखोगे। So the people, the inspectors, the guys who are going in the tanks, so उनके पास personal oxygen meters होते हैं। So they automatically provide an audio and visual alarm। So permanent वो अपनी बेल्ट पे, वेस्ट पे बांध के रखते हैं, छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है। Lot of time I have seen, so I used to be very happy। ये बहुत बढ़िया चीज़ है, एक बार चेक कर लिया, पूरा दिन उसको ऑन ऑफ खाली करना है। जैसे टैंक में जाना ऑन कर देंगे, एंड अगर बाई चांस उसको लगा ऑक्सीजन कम होने वाली है तो उसको ऑडिबल विजुअल अलार्म वहाँ पे फ्लिकर होना शुरू हो जाएगा। When the atmosphere becomes deficient in oxygen, so as to give the wearer adequate warning of unsafe conditions, so he will immediately come out। So when you go on the ship, see that what equipment is given, उसका कैसे यूज हो सकता है। ब्रेव नहीं बनना, ओके नहीं मैं कर सकता हूँ, आई विल स्टैंड, नो पॉइंट टेकिंग रिस्क, बिकॉज वंस यू गेट इफेक्टेड नोबडी कैन सेव यू। मॉनिटर्स टू बी टेस्टेड एट रेगुलर इंटरवल एज पर मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शंस। तो ये तो आपने देख लिया होगा, द गाइज हु हैव वर्कड विद द केमिकल इंडिकेटर ट्यूब्स, ये भी है ड्रैगर जिसे हम कहते हैं। केमिकल इंडिकेटर ट्यूब्स आर यूज्ड टू मेजर द वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेस। So detector tube is like a vial filled with reagent that will react with the specific gas। So ये जो vial है आपका, जैसे इंजेक्शन होता है, आप जस्ट यू कैन ब्रेक, कांच की वो ट्यूब होती है बेसिकली, so one side you have to break and just insert in the this thing, and उससे अंदर जो है गैस अगर होगी तो उसके अंदर जो केमिकल उसने भरा है उसका कलर चेंज हो जाएगा, विजिबल इंडिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ दैट गैस। The extension hose is provided to measure the concentration of vapor present at different height
So insert the hose with the pump and tube connected to the other end of the hose. तो ये ट्यूब आपने डाल दी है ब्रेक करके इसके अंदर. So जैसे ही आप एस्पिरेट करोगे, so normally I don't know if you have seen ड्रैगर की ट्यूब्स रहती हैं. So as a cadet you are that is the best time to learn. So सारी चीज़ों के हम केयर भी करते थे. Of course when you become chief officer you also start taking care personally. So इन ट्यूब्स की अगेन एक्सपायरी रहती. Of course there is no harm. अगर as a third officer you are working, if you see this and if you can remind the chief officer, there is no harm. And many times ये मैंने देखा कि सर्वे आएगा, सर्वे के टाइम में उस वक्त हम देखते हैं, then we realize oh यार ट्यूब्स तो एक्सपायर्ड है, अब क्या करें. तो इसके लिए मंथली चेक जो है, ऑफ कोर्स नाउ यू गो एज थर्ड ऑफिसर, प्लीज टीच द कैडेट्स जो भी हैं कि हाँ यार इसको चेक करो. ये नहीं कि उसको ही आपने गलत सिखाना शुरू कर दिया, क्या ठीक है वो कॉपी कर दीजिए ऊपर वाला ही. नो, लर्न दिस. जैसे आप फायर फाइटिंग SCBA का आपने सीखा है, दैट्स व्हाई यू गो एंड टीच द अदर पीपल. SCBA कैसे पहनना है, क्या उसके प्रिकॉशंस हैं, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, कैसे उसको. सेम थिंग इन इंस्ट्रूमेंट्स की. जैसा जितना आप उसको सिखाते जाओगे उतना आप भी सीखते जाओगे. सो इन ट्यूब्स के लिए भी वेरी केयरफुल. तो जैसे आप गैस आएगी, इसका कलर यहाँ पे परसेंटेज दी होती है, हाउ मच परसेंटेज बाय वॉल्यूम, उतना ये जो है उसका कलर चेंज होता जाएगा. रिक्वायरमेंट भी है, आना भी चाहिए, पता भी होना चाहिए. एंड एग्जाम के लिए भी, इन द एग्जाम ऑल्सो दे कैन आस्क यू दिस केमिकल इंडिकेटर ट्यूब्स या ड्रैगर ट्यूब्स हम कहते थे. दिस इज़ लाइक अ पंप. ये आपको यहाँ से ही पकड़ के आप दबाओगे, सो आपने ट्यूब लगाई है, वहाँ से इट विल एस्पिरेट द गैस इनसाइड दिस. किया किसी ने यूज, एनीबॉडी हैज यूज्ड दिस ड्रैगर ट्यूब्स? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह के लिए ये ट्यूब्स रहती हैं. ठीक है. यूज ऑफ द apparatus सिंपल है. द यूज केमिकल इंडिकेटर ट्यूब, सील्स एट ईच एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब आर ब्रोकन. ट्यूब इज इंसर्टेड इन द बेलोस टाइप. यूज आर द बेलोस टाइप जो आपको दिख रहे हैं ब्लू कलर वाले, बेलोस टाइप फिक्स्ड वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट हैंड पंप. चेक द नंबर ऑफ स्ट्रोक्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द मेजरमेंट and hold the pump between the thumb and index finger so the end of the stroke indicator and stroke counter are facing the user. And squeeze the pump till it cannot be squeezed any further and then release until the bellows are fully expanded. So ये आपके basically these are the bellows. आप इसको दबाइए, these are the bellows and then they will. इसके लिए आपको कोई extra aspirator नहीं चाहिए होता. So color change occurs along the tube and the length of the discoloration, which is a measure of the gas concentration read off on a scale integral with the tube. So उसी ट्यूब के अंदर उसने उसका स्केल दिया कितने परसेंट कौन सी गैस है. इफ नो गैस देन नो कलर विल चेंज. सो अदर गैसेज अदर देन, ये तो हाइड्रोकार्बन तो आपने एक्सप्लोसीमीटर से कर लिया. अदर गैसेज लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या दूसरी कोई टॉक्सिक गैसेज जो हैं H2S, बेंजीन, सबकी अलग अलग ट्यूब्स होती हैं. So there are different tubes for inerted and gas-free condition. Errors can occur if several gases are present at the same time. Multi-gas detectors आपने देख लिए, ideal for environment. Multi-gas detectors simultaneously monitors typically up to 4 gases. So of course, multi-gases के लिए today I told you you have new equipments, latest equipments on the ship. So normally following toxic gases: carbon monoxide, H2S, sulfur dioxide, carbon dioxide, chlorine, nitrogen dioxide. These are the dangerous gases. So उनके सबकी TLV भी, threshold limit value भी दी है. इससे ज़्यादा अगर गैस होगी you cannot go. This is the maximum limit. इस लिमिट से अंदर फिर dangerous हो जाता है. चलो ठीक है. टिपिकल फीचर्स ऑफ मल्टी गैस डिटेक्टर्स. सो ये आपके सारे डिटेक्टर्स हैं, इनको प्लीज़ पढ़ लीजिए.
एंड बुक्स में भी दिया हुआ है, बट आई हैव मेड लिटिल मोर डिटेल, सो यू कैन गो थ्रू दिस, एंड कुछ समझ नहीं आता तो प्लीज़ डू आस्क, बट क्वेश्चन रिटर्न में इनमें भी आ सकते हैं और इंस्ट्रूमेंट मेरे को पता भी होने चाहिए। बेसिकली 3-4 इंस्ट्रूमेंट हैं which are what we call the gas meters, they are used on board oil tankers. Chalo, any questions so far from anybody? No, sir. I hope it's clear, so I could make it clear. The basics आपने किए हैं, ये भी आपको आ जाएगा. And next session we will do inert gas system and crude oil washing. So उस पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं. Inert gas system very simple for you people, just for the examination purpose. और जिन्होंने यूज़ किया है, ये नहीं समझना कि हाँ जी मेरे को यूज़ किया है. एग्ज़ाम में आंसर लिखने के लिए अगेन नीटनेस, डायग्राम और टोटल अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है. वेरी इजी क्वेश्चंस टैंकर थ्योरी पे. आपकी इनर्ट गैस सिस्टम क्या है, उसका ब्लॉक डायग्राम, क्रूड ऑयल वॉशिंग, उसकी प्रिकॉशंस, क्रूड ऑयल वॉशिंग होती क्या है, आई विल मेक यू वेरी इजीली विद फिगर्स. आप बड़े आराम से उसको समझ सकते हो, चाहे आपने टैंकर्स पे काम नहीं भी किया. इवन देन you can tell a guy better by studying, by reading, and जैसा हम डिस्कस करेंगे. चलो, okay dear, if all is clear then bye bye for the day. Thank you, sir. Yeah, okay बच्चे, okay. Thank you, sir. Yeah, okay बच्चे, bye bye. Yeah, take care.